तो हम लोग का आज स्टार्ट होगा कौन सा, डीएनए एंड आरएनए। तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर इसको बोल दीजिए या आप टॉपिक बोल दीजिए, साइटोलॉजी के अंदर ही है, लेकिन हम अलग से भी इसको एक चैप्टर के रूप में बोल सकते हैं। और डीएनए और आरएनए से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डीएनए हमारे पास क्या होता है, तो एक ऐसा चीज़ है ये जो आपका पिछले पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में लक्षण को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे आप सुनते होंगे कि बाल का कलर जो है मम्मी पे गई है, आँख का कलर जो है पापा पे गया है, स्किन का कलर जो है पापा पे चले गया, बेटा काला हुआ तो बाप पे गया है, गोरा हुआ तो माँ पे गया है, ऐसा सुनते हैं। तो ये सारा चीज़ जो आपके पास आएगा, जैसे लंबाई हो गया, हाइट आपका लंबा है तो बोलेंगे पापा पे गया है। सब भाई पापा सबका हाइट क्या है, बराबर है, लंबा है। तो ये हमारे पास जितना भी आपका कैरेक्टर चेंज होता है ये सब डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। और डीएनए के अंदर ही होता है आपके पास जीन, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, जीन। मेन उसी जीन का काम होता है, वो डीएनए के ऊपर ही होता है, अलग नहीं रहता, डीएनए के ऊपर होता है। तो वो सारा चीज़ अब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक हो गया आज क्या चीज़, डीएनए एंड आरएनए। टॉपिक का नेम दे दीजिए डीएनए एंड आरएनए, ये आपका मेन टॉपिक। और चैप्टर का नेम आपका क्या है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी चैप्टर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्या चीज़, डीएनए एंड आरएनए। अब देखिए इसको हम लोग या तो दो पार्ट में कर देते हैं या फिर एक एक टॉपिक पे पॉइंट करके करेंगे। यानी एक पॉइंट लिखेंगे तो उसमें दोनों के बारे में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आएंगे तो उसमें दोनों के बारे में आएंगे, तीसरा पॉइंट आएंगे तो दोनों के बारे में लिखना, इस तरह से, ठीक है। और इसमें फिगर वगैरह सब भी बनेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड ना करके पॉइंट वाइज करते हैं, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमारे पास देखिए क्या है। तो पहला पॉइंट आता है कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास यही आएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये बताइए। तो चलिए डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। और उसी तरह से अगर हम आरएनए का फुल फॉर्म पूछे तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म। और बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आपके पास आरएनए है तो एन से क्या होगा, एन से क्या होगा, पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा, सिर्फ एन से पूछ लिया। तो एन से आपका न्यूक्लिक हो गया, ए से आपका एसिड हो गया, आर से आपका राइबो हो गया। तो इस तरह से भी पूछा जाता है। तो इसको लिखिए, हो गया। अगला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखिए। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या चीज़, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए डीएनए जो है आपका, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है द्विकुंडली संरचना। और किस टाइप का होता है, तो इस टाइप से बना हुआ रहता है। ऐसे रहेगा। और जब आरएनए का अगर हम पूछेंगे
तो आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। एकल कुंडली संरचना। और ये सिंगल आपका ऐसे 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 रहेगा। हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो डीएनए का आपका स्ट्रक्चर होता है कैसा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है कौन बताया था, या ऐसे पूछ लिया जाता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको कौन बताया था? तो इसके बारे में हम लिख देते हैं, कौन था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। इंग्लिश में भी इसी तरह से लिखेंगे, वाटसन एंड क्रिक। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और अगर आपको आरएनए के बारे में पूछेगा कि आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये कौन था? तो याद कीजिए, कल आपको एक चीज़ हम बताए थे कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है। ये किसने बताया था? किसने बताया था? फ्रेडरिक मीसर। तो वही इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेडरिक मीसर। क्या क्या चीज़ पढ़े हम लोग? पहला फुल फॉर्म पढ़ लिए, दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और तीसरा इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये किसने बताया था या कौन दिया था ये मॉडल, ये पढ़ लिए। अब उसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट बात कि डीएनए और आरएनए किस चीज़ का बना होता है, किसका बना होता है, मेन ये बात है। हाँ बोलिए। हाँ प्रोटीन तो आएगा ही उसमें, ठीक है। तो और देखिए इसमें मेन इसमें बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास क्या चीज़? डीएनए और आरएनए। डीएनए तथा आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। का बना होता है, किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब यहीं से तो मेन हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि हमको तो मेन डीएनए आरएनए का पूरा डिटेल जानना है। तो जिस चीज़ का बना होगा उसी के बारे में ना जानना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, ठीक है। पॉली का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा, मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हम बोल देंगे। 4 गो 5 गो 10 गो 50 गो 1000 गो सब मिल गया तो उसको पॉली बोलते हैं, ठीक। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये अकेला नहीं होता, इसमें 3 चीज़ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ होता है। अब कौन कौन सा होता है, क्या क्या होता है? तो एक होता है शुगर।
क्या होता है? शुगर। शुगर को हम क्या बोलते हैं? शर्करा। प्लस दूसरा क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक। और तीसरा हमारे पास क्या आएगा? द नाइट्रोजीनियस बेस। मतलब नाइट्रोजन युक्त क्षार। इस तीन चीज को मिला करके आपका बनता है क्या चीज? न्यूक्लियोटाइड। नहीं हुआ? तो इस तीनों के बराबर में हम लिख सकते हैं क्या चीज? न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर पूछा जाए कभी न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोजीनियस बेस होता है, मतलब नाइट्रोजन युक्त क्षार हो गया, शुगर होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब यहाँ से एक बात और ध्यान में रखिएगा कि फॉस्फोरिक एसिड है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज़? H3PO4। ये इसका फॉर्मूला है। जितना भी केमिकल होता है ना, सबका एक अपना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबका फॉर्मूला होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। और शुगर देखिए, शुगर ये बहुत तरीका का होता है, बहुत तरीका का होता है। तो ये कैसा शुगर होगा? तो ये पेंटोज शुगर होता है, जिसको राइबो शुगर भी हम बोल देते हैं। तो राइबो शुगर होगा, लेकिन कैसा? पेंटोज शुगर। अब बोलिएगा पेंटोज शुगर क्या होता है? तो वैसा शुगर जिसमें 5 कार्बन होगा उसको पेंटोज शुगर बोला जाएगा। जैसे हम ग्लूकोज का सूत्र लिखते हैं तो ग्लूकोज का बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो उसमें कार्बन कितना है? 6 ठो है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सोज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हेक्सोज। तो अगर 5 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटोज। 7 होगा तो बोलेंगे हेप्टोज। ठीक है, 8 होगा तो बोलेंगे ऑक्टोज। ठीक। तो हमारे पास ये जो शुगर होगा ये कैसा होगा? तो पेंटोज। पेंटोज राइबो शुगर, यानी इसका मतलब 5 कार्बन वाला। कितना होगा इसमें? 5 कार्बन होगा। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना उसी तरह से लिखिएगा, आपको बाद में समझने में आसान होगा। वाह। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, डीएनए हो या आरएनए हो उसमें शुगर जरूर होगा। कैसा शुगर होगा? राइबोज शुगर होगा। राइबोज शुगर में कैसा होगा? पेंटोज होगा, 5 कार्बन वाला। यहाँ तक जान गए कि डीएनए हो या आरएनए हो उसमें 5 कार्बन वाला राइबोज शुगर होगा, जिसको पेंटोज शुगर बोला जाता है। अब यहाँ बताइए कि हम जो अभी डीएनए का फिगर बनाए थे, कैसा बनाए थे? ऐसा बना था ना। आरएनए का जो फिगर बना था कैसा बना था? ऐसा बना था ना। तो इसमें देखिए सिंगल है, तो इसका मतलब इसमें 1 ठो राइबोज शुगर होगा। इसमें देखिए 2 ठो है, 2 ठो ना स्टैंड, तो 2 ठो राइबोज शुगर होगा। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि डीएनए में कितना राइबोज शुगर होगा? तो 2 ठो होगा। आरएनए में कितना राइबो शुगर होगा? 1 ठो होगा। समझे इस बात को? तो इस बात को नीचे में एक लाइन और लिख लीजिए, डीएनए में 2 राइबो शुगर, इसको मिटा दें,
मिटा दे इसको, पीछे आप नितेश लिखे जल्दी, स्पीड में लिखते चलना है, नहीं तो पता चलेगा एक चैप्टर इसको पढ़ाने में 10-15 दिन लग जाएगा। 10-15 दिन लग जाता, बहुत बड़ा चैप्टर है। ग्लैंड आइएगा, ग्लैंड भी बहुत बड़ा चैप्टर है, और वो ये सारा इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये सब चैप्टर सबको जल्दी समझ में नहीं आता है। नहीं भरोसा है, आप 2-4 जगह और यूट्यूब पे खोजिएगा, पढ़िएगा, सब चीज़ समझ में नहीं आएगा। जितना डिटेल हम बताए उतना डिटेल भी नहीं बताएगा सब। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए, डीएनए में 2 राइबोज शुगर तथा आरएनए में 1 राइबोज शुगर होता है। हो गया? अब देखिए, फिर से देखिएगा, ये आपको लिखना नहीं है, ये हम अब ऐसे बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? तो बताइए, जैसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ आया? तो शुगर आ गया, फॉस्फोरिक एसिड आ गया, और प्लस में और क्या चीज़ आ गया? तो नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार, मतलब ऐसा क्षार जिसमें नाइट्रोजन होगा, ठीक है? नाइट्रोजन होगा। तो शुगर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, शुगर कैसा होना चाहिए? तो राइबोज शुगर होना चाहिए। राइबोज में कैसा होना चाहिए? पेंटोज होना चाहिए, ठीक? उसके बाद ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि एक फॉर्मूला आपको लिख देगा 4 गो ऑप्शन, एगो 5 कार्बन वाला, एगो 6 वाला, एगो 7 वाला, एगो 8 वाला, ठीक? और बोलेगा कि न्यूक्लियोटाइड में इनमें से कौन सा शुगर होता है, तब 5 कार्बन वाला आंसर लगाएंगे, ठीक है? ऐसा पूछा जाता है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड पर आए तो इसका फॉर्मूला हम लोग जान गए, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखे ना, H3PO4। अब बच गया हमारे पास कौन सा? नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजीनियस बेस। तो अब इसी के बारे में जानना है, ठीक है? इसी के बारे में जानना है। तो हम लोग का यहाँ पे अगला जो पॉइंट आता है वो देखें क्या। अगला जो पॉइंट आएगा, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। तो ये देखिए, नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है 2 तरीका का होता है। कितना तरीका का होता है? 2 तरीका का। एक को बोला जाता है प्यूरीन और एक को बोला जाता है पीरीमिडीन। एक को क्या बोलते हैं? प्यूरीन, दूसरा को क्या बोला जाता है? पीरीमिडीन, ठीक है? नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है 2 कैटेगरी का होता है, एक होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पीरीमिडीन। अब देखिए, प्यूरीन हमारे पास 2 कैटेगरी का होता है और पीरीमिडीन आपका 3 कैटेगरी का होता है, ठीक है? और इसी 5 से मिलकर हमारे पास जो आएगा वो बनेगा डीएनए और आरएनए। यही इसी में से होता है हमारे पास। अब बोलेंगे प्यूरीन में क्या होगा?
तो इसको याद रखने में देखिए बहुत दिक्कत होता है, हम आपको याद करने का तरीका भी बता देते हैं। तब प्यूरिन में होता है आपका एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन में कौन होगा? तो साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। और कौन होगा? यूरेसिल। अब देखिए इसको लिखते हैं ए से, एडिनिन है तो ए से, ग्वानिन है तो इसको लिखेंगे जी से, साइटोसिन है तो इसको लिखेंगे सी से, थाइमिन है इसको भी लिखेंगे टी से, और यूरेसिल है तो इसको लिखेंगे यू से। सब अपना अपना अलग अलग अक्षर है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर याद रखने का तरीका बताते हैं। तो देखिए AGCTU है ना, याद रखने का तरीका बताते हैं। जैसे हम प्यूरिन बोलेंगे, तब प्यूरिन को बोलने से ही आपको लग रहा है प्योर, नहीं लग रहा है प्योर एकदम। अब प्योर सोना वाला चीज़ आपका ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं होता अच्छा? क्या प्योर सोना का रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। तो अगर प्योर सोना का चीज़ जो है, कोई आदमी बैठा हुआ है, उसकी पत्नी जो है आकर बोलेगी भाई ए जी हमको प्योर सोना वाला चीज़ चाहिए, क्या बोलेगी? ए जी हमको प्योर सोना वाला चीज़ चाहिए। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, ए जी हमको प्योर सोना वाला चीज़ चाहिए। तो ए जी आया, अब प्योर सोना वाला, तो प्योर से प्यूरिन बन गया, तो ए जी जो होगा वो प्यूरिन में आएगा। अगर प्योर सोना वाला नहीं दिए तब क्या होगा? चलो तुम उठो यहाँ से, चलो तुम उठो यहाँ से, नहीं हो गया? तो ऐसे करके याद रखने का तरीका आपको अपनाना है। हमारे पास प्यूरिन हो गया, तब प्योर सोना वाला चीज़ होगा, उसमें पत्नी एकदम खुशामद करेगी, क्या बोलेगी? ए जी, नहीं बोलेगी ए जी, अच्छा से बात करेगी। और नहीं दिए प्योर वाला तब गुस्सा बोलेगी चलो तुम उठो यहाँ से, मतलब चलो सी से हो गया साइटोसिन, उठ तुम हो गया थाइमिन, और उठो यहाँ से मतलब यूरेसिल। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, तब जाके आपको याद रहेगा, नहीं तो पता चलेगा इसका उसमें मिला दिए, उसका इसमें मिला दिए। अब पूछेगा इसमें क्या, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए में, या ऐसे पूछ लेगा डायरेक्ट, इनमें से कौन सा प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस है। अब 4 गो ऑप्शन देगा, 3 गो ये नाम दे देगा, 1 ठो इसमें से लिख देगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो इसमें का जो रहेगा उसी को ना हम लिखेंगे। तब प्यूरिन को याद रखना है AG बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद बच गया कौन सा? चलो तुम उठो यहाँ से, या फिर आप उल्टा पुल्टा भी कर दीजिएगा, चलो उठो तुम, ऐसे बोल देंगे चलो उठो तुम, तो चलो उठो तुम। वो याद रखने का अपने ऊपर है, हम कैसे याद रखेंगे, समझे इसको? तो इसको लिख लीजिए, इसी के आगे फिर इसका काम। एक तो लगता है कैमरा ही खरीदना पड़ेगा क्या? अरे अच्छा तो हम बचपन से हैं, बचपन से हम हीरो हैं। आपको नहीं पता होगा, हम लोग का जो है अपना स्कूल चलता था, ठीक है, पापा चलाते थे। उस समय स्कूल में, बहुत पहले का बात है, समझ लीजिए 90 के लगभग का बात है, उससे पहले से स्कूल चलता था, 80-85 से ही चलता था। उस समय वहाँ पे स्कूल में 1000 के लगभग बच्चा होता था, ठीक है। और हमारे गांव में जाइएगा, जितना भी आदमी है अभी, सब कोई, उसके चचा पापा से बहुत कोई पढ़े हुए हैं, मेरे पापा से बेटा भी पढ़ा, उसका बेटा, ऐसे 3-3 पुस्त पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर हम जब बच्चे में थे ना, छोटा जब बच्चे थे, इतना बड़ा समझ लीजिए, तो उस समय बाल बड़ा था तो चोटी बंधाता था। तो स्कूल की जो गर्ल्स स्टूडेंट होते थे, आज वो हमको ले गई अपने घर, कल वो ले जाती थी अपने घर, ऐसे हम घूमते रहते थे, ठीक है। बोलते थे सर ले जाते आज हम अपने यहाँ, तो बोले ले जाओ। तो आज 2 दिन उसके यहाँ, 3 दिन उसके यहाँ, ऐसे रहते थे।
ठीक है, हो गया ये चीज़। अब देखिए इसी सब से मिल करके आपका डीएनए में आएगा। अब कैसे कैसे आएगा, तो देखिए डीएनए का अगर यूज करना है, डीएनए में कौन कौन होगा, ऐसा जरूरी है कि सब का सब हो जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 गो हो सकता है 3 गो हो सकता है 4 गो हो। तो डीएनए में जो होगा उसको कैसे याद रखेंगे, ATCG। कैसे बोलेंगे, ATCG। ये याद रखने का तरीका याद रखिएगा, तब जाके याद होगा, नहीं तो पता चलेगा भूल गया। तब देखिए डीएनए का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डीएनए बना देते हैं और यहाँ हम आरएनए बना देते हैं। तो डीएनए में हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया ये। और आरएनए में तो सिंगल बनेगा, ऐसे बनेगा सिंगल। तो इसमें जो हमारे पास होता है ये आपस में जो है किसी ना किसी चीज़ से इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए आपको ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है। ओरिजिनल में ज्वाइंट नहीं होता है। ओरिजिनल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पेपर लीजिए, पेपर को ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक, तब फोल्ड कीजिएगा तो दोनों कॉर्नर आपस में मिला हुआ नहीं रहता, वो जैसे आपका मुड़ा हुआ नहीं ऐसे लगता है, छड़ सबको जो मोड़ देते हैं, तो उसी तरह से वो लगेगा। वो आपस में ऐसे ऐसे नहीं कि ये चिपका हुआ है, बीच में चिपका हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है ना, आप एक पेपर ही ले लीजिए, पेपर एक है, निकालिए तो, या रुकिए हम निकालते हैं। जैसे देखिए ये आपका है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। ठीक है, इसको क्या कीजिए, ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए, ऐसे मोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये यहाँ पे आपका इसे रोटेट हो रहा है, तो ये दोनों आपस में चिपका हुआ नहीं है ना, लेकिन देखिएगा जब ना तो लगेगा कि दोनों एक दूसरे पे चिपका हुआ है। तो ये इसी तरह से आपका ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके। ठीक है, रहेगा ऐसे, लेकिन वो ऐसे करके आपस में ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, समझे। तो यही आपका है डीएनए वाले में। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को इतना ना करके थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, ये बना दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ जो आपके पास होगा, इसमें आपके पास जो होगा डीएनए में, तो इसमें आपको याद रखना है ATCG। ठीक है, ATCG। ठीक, ये ध्यान में रखना है। और AT के बदले में क्या रखना है, तो डबल बॉन्ड। AT में क्या रखना है, डबल बॉन्ड, और CG में क्या रखना है, ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका DNA में याद रखना है। ठीक है, ATCG ये आपके पास किस में होगा, तो DNA में। और C के बदले U लगा दीजिए, तो RNA का हो जाएगा। तो AT तो रहेगा ही, UG बन जाएगा, ये बन जाएगा किस में, तो RNA में। ये ध्यान में रखना है, इससे बहुत पूछा जाता है कि इसमें से कौन DNA में होता है। तो आपको इसमें से पेयर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ लेंगे इसमें, तो इधर हो गया आपके पास यहाँ पर AT, जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहेगा, तो इसमें आधा भाग यहाँ ले लीजिए, तो इधर, या फिर आप डायरेक्ट इसको बना दीजिए, नहीं तो आपको फिगर हम जिस दिन दिखाएंगे ना, तो आप उस दिन आपको पता चल जाएगा। ATCG इसी तरह से आपका AT इसी तरह से बना हुआ रहेगा सब में। ठीक है, जैसे इसमें बना हुआ है उसी तरह से इसमें, उसी तरह से इसमें, जितना लंबा रहेगा सब में बना हुआ रहेगा। और उसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, तो AT तो रहेगा ही, अब UG हो जाएगा। ठीक है, AT रहेगा ही, UG हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रहेगा इस तरह से, ये इस पे बॉन्ड बना रहता है। आप देखिएगा ना, इसमें ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है, लंबा लंबा ऐसे, इसमें जो है इस तरह से निकला हुआ रहता है, ऐसे 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 निकला हुआ रहता है। तो इसी पर रहता है आपका ये वाला टर्म।
यहाँ गलती कर दे, AU होता है, CG नहीं, AU होता है। यहाँ CG होता है, AU होता है। CG आपका ऐसे ही रहेगा, ATCG AUCG। हो गया, हो गया ये। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास ये AT हुआ, फिर CG हुआ, फिर AT आएगा, CG आएगा, इस तरह से चलेगा। तो हमारे पास ये वाला जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक बार AT एक बार CG, जैसे ये हमारे पास एक बार बना, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। ये परबिंदा कल बताए थे, एंगस्ट्रम बोला जाता है। तो 3, उसके बीच का दूरी जो होगा वो 3.4 एंगस्ट्रम होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक लाइन लिए, दूसरा लाइन यहाँ लिए, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तक गैप है ही, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रम होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पर, जहाँ पर फोल्ड मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, एक हेलिक्स कंप्लीट होना। ठीक है, एक हेलिक्स कंप्लीट होना। आदि मानव इधर, इसको हम क्या बोलेंगे, एक हेलिक्स कंप्लीट होना। और ये जो एक हेलिक्स होगा, ये टोटल लंबाई कितना होता है इसका, तो 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, कितना होगा, 34 एंगस्ट्रम। ये एक हेलिक्स हुआ। अब थोड़ा सा सोचिए, मान लेते हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे सीधा ही बनाते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, इसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ टोटल है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें जो है बहुत सारा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे करके बना हुआ है बहुत सारा। ठीक है, और हम बोलेंगे एक तो इसके बीच का दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है। तो बोलिए ये टोटल में कितना जगह होगा, ऐसे करके टोटल कितना होगा, 5 गो कि 10 गो, 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पर है, टोटल 10 सेंटीमीटर होना, तो 10 ना होगा। अगर हम 2-2 सेंटीमीटर के दूरी पे लेते तो कैसे निकाले, तो इस 2 से इसमें भाग दिए। तो उसी तरह से देखिए, ये टोटल दूरी है आपका कितना, 34 एंगस्ट्रम, एक ठो के बीच का दूरी है कितना, 3.4। तो इस तरह से टोटल इसमें कितना बनेगा, तो 34 में हम भाग दे देंगे 3.4 से, यही ना आएगा। तो ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में 10 बनेगा, 34 कट गया तो कितना बच गया, 10। यानी 10 पेयर ऐसा बना हुआ रहेगा। AT हो गया एक पेयर, CG हो गया दूसरा, AT हो गया तीसरा, ऐसे करके टोटल कितना बना होगा, 10 ठो बना होगा। तो एक हेलिक्स में 10 पेयर होता है। फिर उसी तरह से दूसरा में जाएंगे, उसमें भी 10 होगा, तीसरा जाएंगे उसमें भी 10 होगा, चौथा जाएंगे उसमें भी 10 होगा। समझे इस बात को, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक हेलिक्स में टोटल 10 पेयर
नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। वाह, समझे इस चीज़। अब उसके बाद देखिए, जैसे हम ऐसे करके बना दिया ऐसे, तो ये वाला एक ठो हुआ, ये दूसरा हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टैंड। इसको हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट स्टैंड। और इसको क्या बोल दिए, सेकेंड स्टैंड। नहीं बोल दिए। तो जैसे हमारे पास अभी देखिए डीएनए का जो बताए थे, जैसे ये था, तो इधर वाला हो गया फर्स्ट, इधर वाला हो गया सेकेंड, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा। तो यहाँ देखिए किलोमीटर, मीटर सब में नहीं होगा, किलोमीटर तो बहुत लंबा यूनिट हो गया, और ये तो आपका बहुत छोटा ना होता है, सेल के अंदर है। सेल ऐसे आँख से नहीं दिखता, तो ये थोड़ी दिखाई देगा, ये तो और नहीं दिखेगा, तो ये बहुत छोटा है, इसलिए एंगस्ट्रम में यूज किया जाता है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये होता है इसका डायमीटर बोलते हैं। क्योंकि देखिए ये होता क्या है ना, ऐसे करके गोल घुमा हुआ रहता है, तो गोल घुमा हुआ रहेगा तो वो गोलाकार ना हो गया, और गोलाकार में वो डायमीटर ना कहलाएगा, तो इसलिए उसको डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर जो होगा आपका, डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। और ये कितना होगा, 20 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम। ये सब देखिए हाई लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह सबका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नर्सिंग ट्यूटर सबका एग्ज़ाम होता है, कि नर्सिंग कॉलेज में जो पढ़ाने वाले रहते हैं उन लोग का एग्ज़ाम होता है, उस सब में ये सब पूछा जाता है। उस समय देखा जाता है उसको पूरा डिटेल नॉलेज है कि नहीं, तो उस समय ये सब पूछ लेगा। बाकी जब उसमें पूछा गया तो दूसरे में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग को पढ़ लेना है। वाह, तो ये देखिए एक टॉपिक, एक पॉइंट में ये सब आया हम लोग का, तो बड़ा पॉइंट था कि नहीं। अभी इसका और आगे होगा, अभी इसका और आगे काम होगा कि आगे इससे रिलेटेड और थ्योरी बनेगा, लेकिन अभी उसको रोक करके वो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे। उससे पहले हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, मिटा देना इसको। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात आता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, किस किस चीज़ में पाया जाएगा, कहाँ कहाँ पर डीएनए होता है और कहाँ कहाँ पर आरएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए देखिए एक आपका न्यूक्लियस में होता ही है, न्यूक्लियस में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब बोलिएगा सर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से पढ़ेंगे। तब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब बोलिएगा क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, तो जैसे आपको हम बताए थे एक बात, प्लास्टिड्स जिसको लवक बोला जाता है, ये रंग देने का काम करेगा, तो उसी प्लास्टिड्स का एक टाइप है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक पार्ट होता है उसका एक नाम होता है, एक दूसरा होता है जिसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, एक होगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो वही क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए डीएनए, डीएनए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोप्लास्ट में होता है। क्रोमोप्लास्ट ने क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरो, CHLORO, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हरित लवक बोलते हैं। और नाम से ही देखिए हरित लवक, लवक का मतलब बताए थे रंग देने वाला, और हरित मतलब क्या हो गया? हरा रंग हो गया। तो हरा रंग देने वाला कौन करेगा काम? तो क्लोरोप्लास्ट करेगा। ठीक है, पेड़ पौधा सब में जो हरा रंग होता है ना, जैसे पत्ता हरा होता है, फूल बहुत सारा कुछ कुछ हरा होगा, फल हरा होता है, तो वो जो हरा रंग होगा वो किसके कारण होगा? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो इस सब में आपका डीएनए पाया जाता है। जबकि आरएनए कहाँ पाया जाएगा? आरएनए कहाँ पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है कहाँ पे? तो न्यूक्लियस में तो पाया ही जाएगा, न्यूक्लियस में तो मिलेगा ही। और किस में पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। किस में पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो इसमें लिख देंगे न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म में होता है। हुआ ये चीज़? अगला पॉइंट आइए, मिटा दें। अब अगला बात आता है कि सर डीएनए और आरएनए काम क्या करता है? डीएनए और आरएनए काम क्या करता है? तो देखिए डीएनए क्या चीज़ है, तो वो आपका क्या काम करेगा? तो डीएनए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जबकि आरएनए क्या करेगा? तब प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करेगा। आपके शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा? आरएनए करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट लिख दीजिए। लिखिए डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। जबकि आरएनए प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। हो गया? क्या श्याम सुंदर समझ में आ रहा है?
मिटा दें। थोड़ा स्पीड में लिखा कीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए ये हो गया हमारे पास डीएनए, डीएनए से हमारे पास हो गया आरएनए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और आरएनए से हमारे पास आ गए प्रोटीन। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, डीएनए से आरएनए अगर बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यानी अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। ठीक, अब देखिए अगर आरएनए से डीएनए बनेगा, अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो उल्टा हो गया, तो उल्टा को क्या बोलते हैं? रिवर्स। ठीक है, उल्टा को क्या बोलते हैं? रिवर्स। तो है तो ट्रांसक्रिप्शन ही, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, प्रोटीन से वो वहाँ नहीं बनता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर हमारे पास डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, यानी खुद से खुद को बना लेना। डीएनए है, वो खुद अपना एक डीएनए बनाएगा फिर से, तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे उसको? रेप्लिकेशन। और ये एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रेप्लिकेशन। और हिंदी इंग्लिश में वही लिखना है, उसको हिंदी दूसरा, उसका हिंदी कुछ नहीं, वही लिखना है आपको। और अब देखिए हमारे पास एक बात ध्यान से, ये जो प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारे शरीर में नहीं होता है, ये हमारे शरीर में नहीं होगा। बाकी सब प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारे शरीर में नहीं होता है। तो कहाँ होता है? तो ये वायरस और बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? वायरस और बैक्टीरिया में होता है। तो यहाँ पर लिख देना है क्या? यह क्रिया सिर्फ वायरस तथा बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, हम लोग में नहीं होगा ये। वाह, समझे इसको? डीएनए से आरएनए बनने का क्रिया ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने का क्रिया ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए बनने का क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया रेप्लिकेशन। नहीं हो गया? ये प्रोसेस ध्यान में रखिएगा। अब अगला बात आ जाइए, मिटा दे।
अगला बात देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन होता है। डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। उसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और वो हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है? तो जब डीएनए जो है खुलने लगेगा, खुलकर उससे धागा नुमा स्ट्रक्चर निकलने लगेगा, ठीक है, धागा नुमा उससे निकलने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल लीजिए, पेड़ पौधा जो टूट जाता है, तो टूटता है तो उसके बीच से देखिएगा पतला पतला सा कुछ कुछ लकड़ी जैसा निकल जाता है ना। तो उसी तरह से आप सोचिए डीएनए है, डीएनए जब खुलेगा तो उससे धागा नुमा स्ट्रक्चर निकलता है। तो उस सब को पैक करने का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। और यही बात कल भी बताए थे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, जिसको एच प्रोटीन भी कहते हैं हम लोग, कि एच प्रोटीन क्या करता है? तो डीएनए को पैक करके रखता है, उसको बांध करके रखेगा। तो हमारे पास क्या हो गया? तो डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जो डीएनए से निकलने वाली धागानुमा संरचना को बांध कर रखती है, जबकि आरएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आरएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? डीएनए पर पाया जाता है। तो पूछा जाएगा हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे हम? डीएनए पर। और डीएनए जहाँ जहाँ पाया जाएगा सब जगह होगा। तो डीएनए बोलिए कहाँ कहाँ है? न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है। नहीं हो गया? आप कभी कभी फिगर देखते होंगे डीएनए का, गूगल पे आप सर्च मारिएगा, फिगर सब आएगा, डीएनए का इमेज, ठीक है, आएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपका डीएनए बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो इस पे देखिएगा आप, अच्छा फिगर सब देखिएगा ना, तो इसमें हल्का सा ऐसे ऐसे निकला हुआ नज़र आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत सारा निकला हुआ नज़र आएगा। तो यही जो निकलता है ना, ये धागा नुमा स्ट्रक्चर, इसी को वो हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगा? सबको जाने नहीं देगा, सबको बांध करके रख देगा। और वही हिस्टोन प्रोटीन और ये धागा नुमा संरचना जब आपस में मिलता है तो उसी से बनता है क्रोमोसोम। क्या बनता है उससे? क्रोमोसोम। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या हो गया? अगला पॉइंट, डीएनए पर निकलने वाली धागानुमा संरचना और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से
क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है, का निर्माण होता है। तो क्रोमोसोम जो बनेगा वो किसके मिलने से बनता है? तो डीएनए पर जो धागानुमा संरचना होगा वो, और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से किसका निर्माण हो गया? क्रोमोसोम का निर्माण हो गया। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से, उसी दोनों के मिलने से हुआ। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम हुआ, ये जो हुआ क्या चीज़? तो डीएनए प्लस में हिस्टोन प्रोटीन। क्या ये हम बता सकते हैं? तब पूछेगा अगर क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो क्या बोलेंगे? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो देखिए एक दूसरे से रिलेटेड हम लोग का सारा टॉपिक चल रहा है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पहुँचे तो अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अब क्रोमोसोम को आगे पढ़ेंगे तब जीन आएगा, तब जीन के बारे में पढ़ना है। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो छूटेगा कुछ भी तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जिनका छुटा हुआ है तो वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, अभी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। हाँ जबर 240 आप ही करवाए हैं, फ़ोन कर करके हम करवाएं हैं। भेज देते थे, लिंक भेजे, फ़ोन किए, हमने अभी सब्सक्राइब कीजिए। हाँ आप लोग 500 पूरा करवाइए, बोलिए हम अभी छोड़ देते हैं। 500 पूरा करवाइए, जो बोलिएगा उस चीज़ का पार्टी। अरे घर में देखिए करने का तुरंत हो जाएगा, लेकिन चाहता नहीं आदमी। जैसे आप ही लोग मान लीजिए, आपके घर में कम से कम 2-4 गो मोबाइल होगा ही है, तब 5 गो तुरंत हो जाएगा। फिर उसके बाद घर कभी भी दोस्त 2-4-5 गो तो होता ही है, जो आया उसके मोबाइल से। तो एक आदमी तो 10 गो तुरंत कर सकता है, एक आदमी 10 सब्सक्राइबर तुरंत बढ़ा सकता है। लेकिन सस्ता हो क्या करेंगे, छोड़ देता है, याद नहीं रहता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो आज कसम खाइए कि आज ही बढ़वा देंगे हम 50 गो, 300 आज ही पहुंचा देंगे। हाँ 250 तो ऐसे पहुंच जाएगा, हम भेज दिए हैं ऐसे ही। ठीक है, हाँ तो हम तो भेज दिए हैं, ग्रुप में भेज दिए, पहुंच जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्रोमोसोम के बारे में। तो देखिए अगर पूछा जाएगा क्रोमोसोम सबसे पहले किसने देखा था, तो क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा? वेल्डेयर ने। जबकि इसका खोज किसने किया? और हम आपको बार बार बताए कि खोज करने का मतलब क्या हुआ, वो उसके बारे में बताएगा, उसका डिटेल बताएगा। कल जैसे एग्जाम्पल दिए थे कि हम रास्ते से जा रहे थे, एक बैग गिरा हुआ था, हम देख लिए और चुपचाप आ गए। अब दूसरा आदमी गया, बैग देखा गिरा हुआ, उठा के लाया, खोला तो पैसा है। तो उस पैसे का खोज किसने किया? तो जो उठा के लाया वही ना, कि जो पहली बार देखा था वो पहली बार तो वो सिर्फ देखा था, लेकिन अंदर में क्या वो कुछ नहीं बताया। तो देखना इसका मतलब वो सिर्फ देखा कि हाँ है, लेकिन उसके बारे में सारा डिटेल बताएगा। तो उसी को हम डिस्कवरर बोलते हैं, खोज करता बोलेंगे। तो उसी के नाम पे आएगा, खोज उसी ने किया। तो यहाँ पे डीएनए क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? वेल्डेयर ने। जबकि क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फ्लेमिंग ने। ठीक, और ये जो होता है हमारे पास क्रोमोसोम हमेशा दिखाई नहीं देगा, ये सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देगा। सेल डिवीजन के समय दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। और जब भी ये होता है पेयर में होता है, जोड़ा में होगा। जैसे 6 ठो होगा तो 3 जोड़ा हो गया,
12 ठो होगा तो आपका 6 जोड़ा हो गया, 14 हुआ तो 7 जोड़ा हो गया। कभी भी 25 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, मतलब समझिए सीधा सीधा विषम संख्या में नहीं होगा, हमेशा होगा सम संख्या में। सम संख्या होगा तभी ना हम जोड़ा बना सकते हैं। तो क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। और अगर मनुष्य का बात करेंगे तो मनुष्य में कितना पेयर होता है, 10वां क्लास में सब पढ़े होंगे, 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा, टोटल 46 गो। उसी तरह से आपको बताइए मच्छर में कितना होता है, तो मच्छर में होता है 3 जोड़ा यानी 6 ठो। अगर हम पूछेंगे चिंपांजी में कितना होता है, तो उसमें होता है 24 जोड़ा, 24 पेयर, मतलब 48 होगा उसमें। मनुष्य में होता है 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा होता है। और एक और ध्यान में रखिए, मटर का पौधा में, तब मटर के पौधे में होता है 7 पेयर यानी 7 दूना 14 ठो होगा, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं। तो पहला बात आ गया हम लोग का क्रोमोसोम को सबसे पहले वेल्डेयर ने देखा था। जबकि इसका खोजकर्ता कौन होगा? फ्लेमिंग, ठीक। यह सिर्फ सेल डिवीजन के समय ही दिखता है और हमेशा जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर, पेयर में होता है, ठीक। अब जैसे हम बोलेंगे मनुष्य में कितना पेयर होगा, तो 23 पेयर। अगर हम बोलेंगे मच्छर में कितना होगा, 3 पेयर। अगर हम बोलेंगे चिंपांजी में कितना होगा, 24 पेयर। और एक बोलेंगे मटर का पौधा, तो इसमें कितना होगा, 7 जोड़ा या 7 पेयर। नहीं हुआ? हो गया? मिटा दे? चलिए अब देखिए क्रोमोसोम के बारे में आए हैं, तो अब क्रोमोसोम क्या है ये हम पढ़ लिए, कैसे बना, कितना होता है ये भी जान गए। तो अब ये भी जान जाते हैं कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम होगा,
मनुष्य में, वो कैसा होगा? 23 जोड़ा तो होगा, लेकिन किस टाइप का होता है? क्योंकि हमको मच्छर के बारे में तो पढ़ना नहीं है, हमको तो अपने बारे में जानना है। तो यहाँ आ जाएंगे मानव क्रोमोसोम। तो ये कितना होगा? 23 पेयर। 23 पेयर मतलब कितना हो गया? 46। ये ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, मानव में जो होगा क्रोमोसोम कितना होगा? 23 जोड़ा या 46। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन भी आप लिख के लीजिए, हम लिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको बोल दिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या, ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 23 पेयर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24 पेयर, तीसरा ऑप्शन दिया है 22 पेयर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ 23 लिखा हुआ है। तो कौन सा होगा आंसर? 23 जोड़ा होगा। अब देखिए दूसरा तरीका से ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिए हम 23, दूसरा ऑप्शन दे दिए हम 32, तीसरा ऑप्शन दे दिए हम 44, चौथा ऑप्शन दे दिए 46। अब बोलिए हमारे पास कौन सा आंसर होगा? अब ये 23 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 23 पेयर लिखा हुआ नहीं है ना, सिर्फ 23 लिखा हुआ है, तब ये नहीं होगा। तब हमारे पास कौन सा होगा? ये हो गया। अब देखिए तीसरा तरीका का ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिया हम 23 पेयर, दूसरा ऑप्शन दे दिए 32, तीसरा दे दिए 46 पेयर, और चौथा ऑप्शन दे दिए हम 46। अब कौन सा होगा? अब कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा? हाँ, यही तो बात है, क्रोमोसोम की संख्या पूछा है। तो अब अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 23 पेयर या 46, दोनों दिया हुआ है, होने का तो दोनों सही है, लेकिन संख्या पूछा है तो संख्या हमेशा 46 लिखेंगे, तब वहाँ 23 पेयर नहीं लिखेंगे। और इसी के जगह अगर हम इसके जगह लिख देते क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तब हमेशा 23 ही आंसर होगा, तब उस समय 46 आंसर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन पूछने का तरीका है। तो हमको ये समझ में रहना चाहिए कि वो पूछा क्या है। नहीं समझ रहेंगे तो जहाँ मन होगा वहाँ 23 जोड़ा लगा देंगे, यहाँ पे लगाते क्या होता? गलत होता ना। तब तो इसको लिखिएगा, लिख लीजिए, इसको यहाँ हटा दीजिए। हो गया? ऑप्शन लीजिए, इस तरह से ऑप्शन लिख दीजिए, आंसर लगाइए उस पर। एक ही क्वेश्चन का बहुत तरीका से ना आंसर है। अरे मान लीजिए किसी चीज़ का आंसर आया, आपका मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व किए, आंसर कितना आया? 4। 4 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तब क्या होगा? तो 4 के बदले आपका 2 का स्क्वायर लिख सकता है। ये नहीं होगा तब क्या होगा? तो रूट अंडर 16 का रूट लिख सकता है। ये नहीं होगा तो क्या होगा?
तो क्यूब रूट 64, 64 का घनमूल लिख सकता है, तो किसी भी तरीका से लिख सकता है ना। तो ये भी आपको आना चाहिए कि आंसर एक नहीं होगा तो दूसरा क्या हो सकता है, और कंपटीशन के लिए आपको यही चीज़ ज़रूरी है। मिटा दे इसको। चलिए अब देखिए 23 जोड़ा तो होता है, ये तो हम समझ गए, लेकिन इस 23 जोड़ा में दो तरीका का होता है। 23 जोड़ा में कितना होता है? दो तरीका का। एक को बोलते हैं ऑटोसोम और एक को बोला जाता है एलोसोम। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, और दूसरा को क्या बोला जाएगा? एलोसोम। ठीक, अब इस 23 जोड़ा में 22 जोड़ा जो होता है आपका कौन होता है? ऑटोसोम, और एक जोड़ा जो होगा वो कौन होगा? एलोसोम। 22 जोड़ा जो होगा वो होगा ऑटोसोम। तो ये 22 जोड़ा जो होगा, मेल हो या फीमेल हो, सब में सेम होगा, एकदम सेम टू सेम होगा। क्योंकि इसका काम क्या होता है? जैसे हाथ बनाना, आँख बनाना, नाक बनाना, दांत बनाना, ये सब काम होता है। ठीक, तो इसलिए ये मेल और फीमेल में सेम होता है, इसमें कोई भी आपका अलग नहीं होगा। तो लिख देंगे सेम इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में क्या होगा? सेम होगा। जबकि एलोसोम जो होगा आपका, ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। तो मेल में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा? तो हमको तो एक जोड़ी चाहिए, यानी दो ठो चाहिए। तब मेल में जो होता है वो होता है एक्स वाई, और फीमेल में जो होगा वो क्या होगा? एक्स एक्स। नहीं हो गया? तो देखिए एक पेयर दो ठो हो गया ना, नहीं हो गया? दो ठो। तो अब हमारे पास यहाँ बताइए कि अगर हमारे पास एक लड़का है और उस लड़के में अगर क्रोमोसोम बोलेंगे तो ये 22 पेयर तो सेम होगा। तब 22 दूना 44 क्रोमोसोम हो गया। अब प्लस में लड़का है तो लड़का में कौन होगा? तो एक्स वाई होगा, नहीं होगा? अगर हम लड़की का बात करेंगे, गर्ल्स का बात करेंगे, तब 22 जोड़ा तो सेम होगा 44। अब प्लस में आपके पास और कौन होगा? तो एक्स एक्स, नहीं हो गया? तो ये हो गया लड़का और लड़की का। अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम ले लिए फादर, यहाँ ले लिए हम मदर। ठीक, तो ये बोलिए फादर में जो क्रोमोसोम होगा और मदर में जो क्रोमोसोम होगा, ये 44 तो सेम टू सेम है। तो इसका जो भी आपका चाइल्ड होगा, जो भी इसका बच्चा होगा, इस दोनों से जो भी बच्चे का जन्म होगा, तो ये 44 तो सेम टू सेम रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क है नहीं, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की हो, सेम रहेगा। अब ये बच्चा जो है अगर लड़की हो गई तब क्या होगा, और अगर लड़का हुआ तब क्या होगा? कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये 44 आपका सेम टू सेम है, तो ये आपका दोनों में आपका 44 आपका सेम टू सेम आएगा, कोई भी आएगा सेम टू सेम। अब इसी दोनों से नहीं पता चलेगा लड़का होगा या लड़की। तो अब देखिए इस दोनों में से एक क्रोमोसोम आएगा, पहले एक आएगा, तो हम दोनों से अगर x ले लेते हैं, इसमें से x लेंगे तो इसमें से कोई भी x ले सकते हैं। अब उसके बाद या तो ये x आएगा या तो y आएगा। तो लड़की से देखिए हमेशा आएगा तो x ही ना। अब x और y किस पर डिपेंड कर रहा है? लड़का पे। यानी फादर के क्रोमोसोम में, फादर भी क्या लड़का ही है ना, तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई लेते हैं और यहाँ से आपका एक्स एक्स है। हमको यहाँ पर मान लेते हैं एक बच्चा है, एक बच्चे का जो जन्म होगा वो बच्चा आपका क्या है? तो लड़की है। तो लड़की है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? या फिर वह बच्चा जो है लड़का है तो ये लड़का जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये देखिए
यहाँ पे दोनों जगह 2 क्रोमोसोम आना चाहिए। ये 44 तो आपका सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम x पहले लेते हैं, अब ये सोचिए x लड़की आएगी तो XY XX और लड़का होगा तो XY, यही ना आएगा। तो ये जो x आया है ये कहाँ से आया ये तो पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों में x है। लेकिन ये x आया ये कहाँ से पता चलेगा, पता नहीं चलेगा, दोनों में x है। लेकिन ये y जो आया कहाँ से आया, ये तो फादर से ही आया क्योंकि y और इससे आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर हमारे पास लड़का जन्म होगा तो ये आपका पिता के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर लड़की जन्म होगा तो वो इसका मतलब पिता का Y क्रोमोसोम नहीं आया तब ना लड़की हुआ। यानी लड़की के जन्म होने में किसका हाथ है, तो लड़का का है, पिता का है। पिता के ऊपर डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये माँ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब फिर से देखिए, नहीं समझे तो देखिए ध्यान से, ये सोचिए लड़की होगी तो हमारे पास क्रोमोसोम XY आएगा, लड़का होगा तो X, उल्टा लिख दिए, लड़की होगी तो XX आएगा, लड़का होगा तो XY आएगा। अब लड़का में देखिए हमारे पास XY आया है तो ये X कहाँ से आया है, तो कहीं से भी आए, माँ से कुछ भी आएगा तो X ही आएगा, उससे Y नहीं आ सकता है। इसका मतलब Y जो आया है कहाँ से, पिता से। अब यहाँ देखिए अगर लड़की में हम बात करेंगे X आया तो X कहाँ से आया भैया, फादर से भी मदर से भी, दोनों से X ही आया। लेकिन X तो माँ से तो हमेशा X ही ना आएगा। एक ठो X अगर माँ से आया तो दूसरा X कहाँ से आया होगा, वो तो पिता से आया होगा। इसका मतलब बच्चा जो जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे समाज का दुर्भाग्य देखिए, आज भी अगर लड़की जन्म होता है तो गांव में सब बोलेगा देखो खाली लड़की जन्म हो रहा है, माँ को ही मारा जाता है क्योंकि उन लोग को नॉलेज नहीं है। उन लोग को समझाना होगा कि भैया लड़की जन्म हुआ तो इसमें बहू का दोष नहीं है, आपके बेटे का दोष है। बेटा को कुटिए, बेटा को कुटिए, काहे के लिए लड़की जन्म हो रहा है, तब बेटा को कुटिएगा तब जाके सही होगा। ये आप उल्टा करते, बहू को आप पीटने लगते, उसको मारने लगते, उसको भगाने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे जब नॉलेज आगे बढ़ेगा, सब जानने लगेगा, तब बोलेगा नहीं बहू का कोई दोष नहीं है, बेटा का ही दोष है, उसी को दो पहले 4 थोपी, उसी को पीटो पहले, नहीं होगा। तो आज से समझ गए कि लड़की होगी तो लड़की के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो फादर के ऊपर डिपेंड करता है। समझे इस बात को। तो ये चीज़ लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। उसके बाद आप ये बना लीजिए, इसको नीचे वाला आप नहीं बनाइए, नीचे वाला सीधा सीधा एक लाइन लिख दीजिए कि बच्चे का लिंग निर्धारण, बच्चे का लिंग निर्धारण पिता पर निर्भर करता है। हो गया, समझ गए। तो बोले ये बात समझ गए। तो अब हम लोग का इसके आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे का तो जन्म हो गया, अब बच्चा में किसका गुण आएगा, मतलब उसका हाइट जो है माँ के ऊपर रहेगा कि पिता के ऊपर, उसका रंग जो है गोरा है कि काला, माँ के जैसा है कि पिता के जैसा, उसका आँख का कलर माँ के जैसा है कि पिता के जैसा, उसका चेहरा किसके जैसा मिल रहा है, ये सारा लक्षण होगा, कैरेक्टर होगा। तो ये कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है,
ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने का मेन काम जो होता है वो होता है जीन पर। ठीक है, किसके ऊपर? जीन पर निर्भर करता है। मतलब बच्चे में माँ का गुण आएगा या पिता का गुण आएगा। जैसे हम बोलते हैं कोई बच्चा जो है बहुत दयालु है, जैसे ये अब इसकी माँ है, मतलब उसके माँ का गुण आ गया। बच्चा जो है एकदम झगड़ालू है, जैसे इसका बाप है। जैसे अक्सर लड़ाई झगड़ा होगा पति पत्नी में, तो बच्चा बदमाशी करेगा तो माँ बोलेगी बिल्कुल अपने बाप पे गया है, नहीं बोलेगा। मतलब उसके अंदर जो लक्षण आया है उसके पिता का लक्षण आ गया। तो ये जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होगा, ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र जो होता है किसके कारण होता है? जीन के कारण। और एक जीन एक ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र करेगा। जैसे आँख का कलर एक जीन ट्रांसफ़र करेगा, नाक का साइज एक जीन ट्रांसफ़र करेगा, स्किन का कलर एक जीन ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरीक़ा से जीन ट्रांसफ़र करता है। और अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है कि टोटल कितना जीन होता है। लेकिन 2004-5 के समय में लगभग एक 3-4 के समय 2003-2004 के समय एक प्रोजेक्ट आया था, जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था कि लगभग जो है 30,000 जीन होता है। ठीक है, लगभग 30,000 जीन होता है। एक्चुअल में अभी पता नहीं है, लेकिन 30,000 उसको माना जा रहा है। तो एक जीन एक ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करता है कि एक ही जीन जो है आँख का रंग भी, बाल का रंग भी, कान का साइज, नाक का साइज, लंबाई उम्बाई सब कर देगा, ऐसा नहीं। एक जीन एक ही ट्रांसफ़र करेगा। समझे इस बात को? तो ये जो हम लोग का अब जीन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझे सबको? डीएनए आरएनए इम्पोर्टेंट है, बहुत टफ लगता है सबको। हम आपको एकदम आसान तरीक़ा से एक एक करके टाइप बाय टाइप आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके बता दिए। अब इसको दोबारा तिबारा आप पढ़िए, 1-2 बार लिख लीजिए, टोटल कितना पॉइंट हमारे पास हुआ है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, तो कल हम लोग फिर, कल तो नहीं, अब मंडे ना, तो मंडे को हम लोग करेंगे जीन का। ठीक है, यानी 2 या 3 क्लास और लगेगा। 2 या 3 क्लास में हम लोग का साइटोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेल डिवीज़न कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड के ऊपर। और ग्लैंड वाला एकदम ध्यान से पढ़िएगा, आप छोटा मोटा डॉक्टर आप लोग बन जाइएगा। मतलब हम देखिए, हम बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे ना, तो आप छोटा मोटा डॉक्टर तो एकदम 100% बन जाइएगा, एकदम गारंटी है। अपने आप का इलाज खुद कर लीजिएगा, अपने आप का इलाज कर लीजिएगा। और मेरा देखिए एक ही दवाई है, हम एक ही दवाई देते हैं। कुछ भी हो, आपको घाव हो गया, बुखार हो गया, पेट दर्द है, फलना दर्द है, कुछ भी है आपको, हम एक ही दवाई देते हैं, नींबू। ठीक है, नींबू जो है बहुत फ़ायदा करता है। नींबू आपका समझिए क्या क्या करेगा। जैसे घाव हो गया तो घाव को भरने का काम करेगा। घाव को भरने का काम कौन करेगा? नींबू। आपके शरीर में अगर चर्बी ज़्यादा जम गया, उस चर्बी को ख़त्म करने का काम कौन करेगा? नींबू। आपका लीवर फेफड़ा सब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब जमा हो गया, चर्बी सब पूरा तेल मसाला सब जमा हो गया, गला सब में, पाइप सब में जमा हो गया, तो उसको ख़त्म करने का काम कौन करेगा? नींबू। और सबसे बड़ा बात कि अगर आपके शरीर में कैंसर बनने वाला कुछ पदार्थ बन रहा है, जिसको कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहा जाता है, अगर वो बन रहा है तो उसको भी ख़त्म कौन करता है? नींबू। तो इसलिए नींबू जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इससे भी अच्छा कि आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम कौन करेगा? नींबू। तो नींबू अगर आप यूज कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम जब आपका मजबूत हो गया तो कुछ होगा ही नहीं, बीमारी नहीं पड़िएगा। कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाए, आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है, सबको मार देगा, नहीं होगा। तो इसलिए सुबह सुबह नींबू पानी पीजिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। हाँ हाँ, खाली पेट में पी लीजिए, इतना पानी लीजिए, एक नींबू गाड़िए, फ्री। हल्का हल्का गरम, हल्का गरम, उससे आप पतला दुबला भी हो जाइएगा। ठीक है, हाँ सही में पतला दुबला भी हो जाइएगा। एक देखिए, ये सब मेरा शर्ट जो है ना, ये सब शर्ट कम से कम 7-8 साल पुराना है। ठीक है, हुआ क्या था, सिलवाए और 2-4 बार पहने, टाइट हो गया, मोटा गए थे हम, तो हम रख दिए। अब नींबू पानी पीना छोड़ दिए थे। फिर इधर हम क्या किए, 10-15 दिन से डेली पीते हैं। तब थोड़ा लग रहा था कि पतला हो गए, तब पहन के देखे तो हो गया, तो हम पहनने लगे फिर। तो ऐसा बात है, तब पतला भी आपको कर देगा। एक और विद्यार्थी थे मेरी, कंपटीशन का ही, लॉकडाउन के समय उसके पापा को लगभग एस्नोफिलिया था। ठीक है, तो दवाई खाते थे,
तो उनको हम बोले नींबू पानी आप यूज कीजिए ना, तो वो पूरा लॉकडाउन नींबू पानी यूज किए। उसका उनका जो है स्नोफेलिया भी ख़त्म हो गया। अब दवाई नहीं खाते हैं वो, स्नोफेलिया ख़त्म, प्लस में एकदम जो पेट उट निकला हुआ था एकदम पतला दुबला हो गया। बोले नहीं सर अब एकदम फिट हैं हम, तो ऐसा है। ठीक है, तो मेरा एक ही दवाई चलता है, वो है नींबू। तो ठीक है, कल हम लोग का स्टार्ट होगा कौन सा, जीर। चलिए।